मैं हूं डॉक्टर उमर सैफ। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक रोशन तारीख है। एक वक्त था कि लोग महीनों पाकिस्तानी फिल्मों का इंतजार किया करते थे। फिर ये सिलसिला कुछ रुक सा गया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कुछ धुंधला सी गई। लेकिन अब दोबारा दुनिया भर में पाकिस्तानी फिल्में देखी जाने लगी हैं। दो नौजवान बहन भाई हाल ही में हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए और बाहर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने की बजाय पाकिस्तान आए और फिल्म बना डाली, लाल कबूतर। हमारे आज के मेहमान कामिल चीमा हैं, जिन्होंने ये अपनी बहन के साथ मिलकर फिल्म बनाई और हम इन्हें देखकर कहते हैं जियो तो ऐसे। थैंक यू। आज इस स्टेज पर खड़े होकर मैं आपके साथ अपनी इस छोटी सी तवील सी ज़िंदगी की शायद सबसे स्केरी रात का किस्सा बताना चाहता हूँ। माहौल कुछ ऐसा था कि कराची की एक मोहल्ले की तंग गलियों के अंदर मैं और 70 और लोग कैमरास लेके, डांसर्स लेके, लाइटें लेके खड़े में हैं और हम अपनी मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस जो कि एक डांस नंबर है उसकी शूट कर रहे हैं। और इसमें बिल्कुल मेरी गलती थी और हमारी टीम की गलती थी, पर सीन की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि हमने स्मोक दिखानी थी, कलरफुल स्मोक। और उस कलरफुल स्मोक को क्रिएट करने के लिए फ्लेयर जो है वो एक बारी आप खोल दो तो उसमें से बेतहाशा स्मोक निकलती है और कैमरे की आंख को वो बहुत अच्छी लगती है, पर इंसान के फेफड़ों को और लंग्स को उससे बहुत खांसी आती है। तो हमने गलती ये की कि एक फ्लेयर खोलने के बजाय 3 फ्लेयर्स खोल दिए। माहौल कुछ ऐसा था कि हम बड़ी तंग गलियों के अंदर, बड़ी आबादी के अंदर ये शूट कर रहे हैं और रात का वक्त है, सो लोग काम पे नहीं है, लोग अपने घरों में हैं। और कराची में हवा चलती है तो लोग खिड़कियाँ खोल के रात को हवाएं अपने घरों के अंदर लेके आते हैं। तो ये हवाओं के बजाय हमने स्मोक इस मोहल्ले के अंदर बर्पा कर दी और वो स्मोक आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों के अंदर चली गई और बहुत सी पर हमारा शूट साथ साथ चलता जा रहा है। पहला पत्थर हमें पड़ा तो हमारे कैमरामैन को पड़ा। अब पहला पत्थर पड़ा तो तब तक ये डांस सीक्वेंस है तो आपको कोई ख़ास पता नहीं चलता, जोश में होते हो। फिर दूसरा पत्थर पड़ा, तीसरे पत्थर तक हमने रियलाइज़ किया कि यार ये मामला थोड़ा हाथ से निकलता जा रहा है। तो जल्दी से हमने सबसे पहले कास्ट को अपने बेस कैंप में ले गए। कास्ट को हमने निकाला। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ ऑन अ फिल्म सेट इज़ द कैमरा। सबसे महंगी पीस ऑफ इक्विपमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं तो सबसे पहले मैंने कहा यार कैमरा और कास्ट को आप ज़रा ले जाएं, बाकी फिर हम देख लेते हैं करना क्या है। तो तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, हालांकि ये माहौल हो गया कि छोटे छोटे बच्चों ने माचिस बॉम्ब लेके मारने शुरू कर दिए, तो वो लगते थे हमारे पैरों में, फटते थे। ऐसा हुआ कि आगे से 15 से 20 इस मोहल्ले के, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं कहूँगा बदमाश या गुंडे, पर बिल्कुल वो जस्टिफाइड थे, हम गलत थे, हमारी तरफ चल के आना शुरू हो गए और गुस्से की नज़र से वो हमें देख रहे हैं। और मैं उस वक्त 24 साल का था, अभी भी छोटा सा ही हूँ, पर उस वक्त 24 साल का था और मेरे अंदर एक ही बात चल रही थी कि मैं कल अपने घर वालों को कैसे बताऊँगा कि मैं आँख पे नील क्यों पड़ा है मुझे, और कि सिर्फ मुझे ही नहीं पर ये सारे 70 लोग जिनके साथ हम ये मूवी की शूट कर रहे हैं, इस सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो इधर मैं कहानी को थोड़ा रोकूंगा कि ये कैसा हो सकता है कि एक लाहौर का लड़का कराची की तंग गलियों में ऐसी जिम्मेदारी लेके पहुंचा है जहां पे उसको खूब कुट पड़ने वाली है। तो मेरा नाम है कामिल चीमा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। मैं लाहौर के अंदर पला बड़ा हूँ। आई वेंट टू एचसन कॉलेज जहाँ पे मैंने अपने और ए लेवल्स किया, जिसके बाद मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए चला गया। वहाँ पे मैंने पढ़ी पॉलिटिकल थियरी और कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद मैंने और मेरी बहन ने एक फ़िल्म कंपनी स्टार्ट की। हमारी डेब्यू फीचर फिल्म है लाल कबूतर, जो कि इस साल पाकिस्तान की सिलेक्शन थी फॉर द ऑस्कर्स, एंड वी वर वेरी लकी एंड प्राउड टू हैव डन दैट। और इस स्टेज पे जब मुझे बुलाया गया और कहा कि जियो तो ऐसे में आपकी तरह ज़रा जीना सिखाएं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इतने मैंने साल जिए नहीं हैं कि मैं लोगों को बताऊं कैसे जीना है। पर क्योंकि मजबूर किया डॉक्टर सैफ ने, तो मैंने सोचा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर शायद मुझे एक मुनफरद पाथ पे लेके गई है। तो मुझे याद आया अपनी 18वीं सालगिरह। मेरी 18वीं सालगिरह थी 15 अगस्त 2011 को। आई एम डेटिंग माई सेल्फ हियर।
और उसी रात मैं अपने कॉलेज के लिए फ़्लाइट पकड़ के अमेरिका चला गया। और उस वक्त एक मेरे दोस्तों में रिवाज था कि जिसकी बर्थडे होती थी तो उसको सारे मिलके अंडे मारते थे। तो मुझे खूब उस दिन अंडे पड़े हुए थे और उसी रात को उस अंडे की बू के साथ मैंने चले जाना था हार्वर्ड। तो मेरे अब्बू जो है, मेरे वालिद साहब ने मुझे साइड पे बुलाया और मुझे एक पीस ऑफ एडवाइस दी जो कि आई थिंक रियली सेट माई पाथ इन लाइफ। उन्होंने कहा कि कामिल, तुम अब 4 साल के लिए कॉलेज जा रहे हो, मुल्क छोड़ के जा रहे हो और यू आर गोइंग टू बी एंटरिंग अडल्टहुड, सो आई एम गोइंग टू ट्रीट यू लाइक एन अडल्ट एंड फॉर द नेक्स्ट 4 years मैं तुम्हारे से एक दफ़ा भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे ग्रेड्स क्या आए हैं, पर हाँ मैं हर महीने तुम्हें फ़ोन करूँगा और पूछूंगा कि तुम कौन सी क्लासेस पढ़ रहे हो, उसमें कौन सी किताबें पढ़ रहे हो और उसमें सीख क्या रहे हो। और यकीन माने कि मेरे वालिद साहब को, मेरे पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता कि मैंने कॉलेज में कितना झाक मारा है और कितनी पढ़ाई की है और क्या ग्रेड्स आए, बट ये वो ही स्टेड ट्रू कि ही केप्ट आस्किंग मी एवरी मंथ, ही वुड कॉल मी एंड आस्क मी कि आपने सीखा क्या अपनी क्लास के अंदर। मुझे लगता है इसके एक तो बाय प्रोडक्ट्स मेरी पर्सनैलिटी पे इस तरह के आए। उनमें से एक ये था कि मुझे ग्रेड्स, जो कि एक आउटसाइडर का स्टैंडर्ड है, एक इनसाइडर का नहीं, आउटसाइडर का स्टैंडर्ड है कि यार ये ग्रेड्स ले लोगे तो ज़िंदगी में अच्छा कर लोगे। आउटसाइडर के स्टैंडर्ड को झुटला के अपना स्टैंडर्ड जो कि है लर्निंग, उसके ऊपर मेरा कॉलेज का पाथ सेट हो गया। एंड आई लर्नड कि इट्स ओके टू नॉट लिव बाय अदर पीपल्स रूल्स बट इन फैक्ट टू सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ। और दूसरी चीज़ जो इसका एक शायद टैसिट अफेक्ट था मेरे ऊपर, वो ये हुआ कि ज़माना एक तरफ चल रहा हो और आप दूसरी तरफ चल रहे हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज के वक्त के अंदर ना सिर्फ साउथ एशिया से जो स्टूडेंट्स गए हुए थे पर पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हुए थे, वो सारे ग्रेड्स और इस एक पाथ के ऊपर डिपेंडेंट चल रहे थे। एंड आई फाउंड कि मैं इन चीज़ों को नहीं देख रहा और मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, पर क्योंकि मेरे पेरेंट्स की नज़र के अंदर यही सबसे बड़ा स्टैंडर्ड था कि अपनी आपकी खुशी जो है वो आगे रखो, तो आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल गोइंग अगेंस्ट दैट पाथ। तो आज तक अब हमने फिल्में बनानी शुरू कर दी, मैंने और मेरी बहन ने। तो मैं लोग पूछते रहते हैं कि अच्छा आप एक फ़िल्म बना लिए तो वकील कब बन रहे हो। तो मैं इस बात से घबराता नहीं हूँ कि ज़माना एक तरफ चले तो तुम दूसरी तरफ चलो। अब आपको जो कहानी शुरू की थी उसकी अंजाम तक ले आता हूँ कि मंज़र हमने पेंट किया है कि तंग गलियाँ हैं, स्मोक है समा के अंदर और 15 से 20 गुंडे हमारी तरफ चलते हुए आ रहे हैं और गुस्से का एक माहौल है, अग़ियार आपके सामने है। और इस सारे के अंदर मेरी तो मतलब कि होशो हवास मेरे नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है कुट पड़ने वाली है। तो इस सारे के अंदर हमारी टीम का एक यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर जो है, उसने एक ऐसी चीज़ की जो आपको नो अमाउंट ऑफ स्कूलिंग, जितने भी आप प्रिपरेशन कर लो, आपको इंस्टिंक्ट को नहीं बीट कर सकती। वो चलता हुआ सबसे गुस्से वाले लड़के के सामने जाके आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ और हम सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, और उसने उसको गुदगुदी करनी शुरू कर दी। आई किड यू नॉट, उसने सबसे गुस्से वाले लड़के को गुदगुदी करनी शुरू किया, वो टिकल करना शुरू किया और वो हंस पड़ा और उसके साथ वाला हंस पड़ा और हमारी साइड से 2 बंदे हंस पड़े और 5 सेकंड के अंदर ये सारी टेंशन ब्रेक हुई। वी वर ऑल लाफिंग। और फिर हमने उनके साथ एक नेगोशिएशन की और उस नेगोशिएशन का अंजाम ये था उनका कि भाई आप शूटिंग कर लें, लाइटें भी ऑन रख लें, पर म्यूज़िक यहाँ पे नहीं चलेगा। तो अगर आप हमारी फिल्म देखें जो कि इंशाल्लाह इस साल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाएगी, तो उसमें आप जो ओपनिंग सीक्वेंस देखेंगे वो पूरा एक डांस सीक्वेंस है। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वो डांस सीक्वेंस म्यूज़िक के बगैर शूट किया गया है। तो जितना भी आप जोश स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बिल्कुल म्यूज़िक के बगैर है। तो आखिर में ये कहूँगा कि कभी कभार जितनी भी प्रिपरेशन कर लो आप, इंस्टिंक्ट को इजाज़त देनी चाहिए टू किक इन, लाइक माय फ्रेंड हु स्टार्टेड टिकलिंग हिज फ्रेंड। थैंक यू। वाह यार, दिस इज इनक्रेडिबल। यू नो, आई मेट यू मैनी इयर्स अगो, एक एयरपोर्ट पर, आपको और हानिया को, आपकी बहन को,
और आप दोनों आए और आपने कहा बड़े आपके फॉलोअर्स हैं, बड़ा आपको पसंद करते हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए और फिल्म बना रहे हैं। तो मैं परेशान था। मैंने कहा यार इतने लाइक बच्चे फिल्म बना रहे हैं पाकिस्तान में आके। बट माशाल्लाह आपने अपना एक पाथ खुद से कार्व आउट किया और उसी की वजह से अब यहाँ तक आप माशाल्लाह पहुँचे हैं। तो ये कि आपने अपने लिए वाकई एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें शायद म्यूज़िक की आवाज़ किसी और को सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ आपको दे रही है। आपका हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है, जो शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रेड्स और वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्या पैगाम है उस नौजवान नस्ल के लिए जिसको इस वक्त डायरेक्शन की ज़रूरत है, जिसको वाकई अब बदलना है अपने आप को, इस कौम को, इस माशरे को, तो उसके लिए क्या आपका पैगाम? सबसे पहले तो बिल्कुल डॉक्टर सैफ को हम कराची के एयरपोर्ट पर मिले थे और हमारे चप्पलों में बड़े गंदे हालात के अंदर उन्होंने हमें सबसे पहले देखा था। आज तो बड़ा मेकअप करके मुझे सामने खड़ा कर दिया। पर जो मेरा मैसेज आई गेस टू पीपल लाइक मी इज़ सच के पीछे चलना शुरू कर दें तो शायद मुश्किल से मुश्किल सफ़र आसान हो जाता है। Excellent. I hope you continue to do more for the film industry and continue to inspire all of us to do more, to be more and to achieve more. Thank you so much. Thank you. नुक्ता क्या है? हर लिखी दास्तान की इब्तदा नुक्ता ही तो है। आसमान पर देखें तो सितारे नुक्ते ही तो नजर आते हैं और कहते हैं कि सारी दुनिया, सारी कायनात एक नुक्ते में समो सकती है। तो फिर इन्हीं नुक्तों को, सोए हुए नुक्तों को यकजा करके कंटेम्प्रेरी आर्ट का एक शाहकार बनाया हमारे आज के मेहमान मुसव्विर राशिद राना ने। राशिद ने दुनिया भर में एक बहुत मारूफ और बहुत अनोखा आर्ट मुतारिफ करवाया है और इस आर्ट की वजह से इनको कनाडा में इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और हांगकांग में गेम चेंजर एशिया आर्ट अवार्ड से नवाजा गया और हम इन्हें देख के कहते हैं जियो तो ऐसे। एक सवाल है जो शायद हम सब के जहनों में है और शायद उन सब लोगों के जहनों में है जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जो तरक्की पजीर हैं और शायद पास में कॉलोनाइज्ड रहे हैं। और वो सवाल ये है कि हम तरक्की कैसे करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे कैसे और हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है। इससे पहले मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। और एज एन आर्टिस्ट मैं इस जगह पे ग्रो अप किया जहाँ पे बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, गलतफहमियाँ हैं आर्ट के बारे में। वो एक तफन्नुन तबाह, लुत्फ़अंदोज़ी, इंजॉयमेंट, मशगला, हॉबी की तरह समझा जाता है, जबकि आर्ट नॉलेज है, ज़ुबान है, एक इजहार का ज़रिया है, फ़लसफ़ा है, इमेजेस की पावर का ज़रिया है। और ये सब कुछ मुझे भी मालूम नहीं था जब तक कि मैं मौका नहीं मिला मुझे आर्ट स्कूल जाने का। और आर्ट स्कूल पे मेरी ट्रेनिंग हुई एक मुसव्विर के तौर पे, एक पेंटर के तौर पे, एक रवायती पेंटर के तौर पे। लेकिन पिछले 20 सालों में जो मेरा काम है, मेरी आर्टिस्टिक प्रैक्टिस है, वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी। और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये सोच थी जो मुझे बहुत आगाज़ में ही पता चली कि मुझे सवाल ये नहीं पूछना कि आर्ट क्या है, आर्ट क्या हो सकता है। मेरा ताल्लुक़ लफ्ज़ों की दुनिया के बजाय तस्वीरों की दुनिया से है। तो मैं आपको अपने कामों की मिसालें दिखाता चलूँगा। और मेरी जो प्रैक्टिस है वो इस चीज़ पे रेस्ट करती है बुनियादी तौर पे कि हम तस्वीरों की दुनिया में रहते हैं। ये एक बज़ाहिर एक सादा सा जुमला है, एक सादी सी बात है कि तस्वीरों की दुनिया, बहुत सारी इमेजेस हैं, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। लेकिन हम शायद नहीं सोचते कि आज से 30 साल पहले ये इतने सारे इमेजेस जो हमारे इर्द गिर्द हैं, इन करोड़ों और अरबों के नंबर में ये इस तरह से एग्जिस्ट, ये एक्सेसिबल नहीं थे पब्लिकली थ्रू दिस एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनेट और डिजिटल एज जिसमें हम रहते हैं। तो ये इन सब चीज़ों की आगाही, इन सब चीज़ों से, इन अपॉर्चुनिटीज़ से, इन पॉसिबिलिटीज़ से अवेयर रहना, ओपन रहना इज़ समथिंग दैट बिकेम द बेसिस फॉर द चेंजेस दैट माई प्रैक्टिस हैज़ गॉन थ्रू। सो ये तो एक तस्वीर है 20 साल पुरानी, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक पोस्टर सेलर की तस्वीर है। दिस इज़ नथिंग कंपेयर टू द इमेजेस ईच वन ऑफ अस एक्सपीरियंस ऑन डेली बेसिस। तो दूसरा जो सवाल शदीद मेरे जहन में था एज एन आर्टिस्ट वो ये कि
अगर आप एक कॉलोनाइज्ड मुल्क से हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हैं, तो आपसे तवक्को ये की जाती है कि आप जो काम बनाएंगे वो आपके माजी की तख्लीकात से मुशाबहत रखता हो। जो इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट यूजुअली पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम एन आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, कि वो मुग़ल मिनिएचर या इस किस्म की तस्वीरें बनाए जो कि इस खत्ते में माजी में प्रैक्टिस की गई है। लेकिन मैं एक सबवर्सिव रूट लेके मैं ये कर रहा हूँ इस तस्वीर के अंदर कि अगर आप पास में देखें तो मिनिएचर्स तो हैं, लेकिन असल में वो मिनिएचराइज्ड बिलबोर्ड्स हैं मेरे इर्द गिर्द की रियलिटी के लाहौर से। So as you can see, these miniaturized images of large billboards in my reality and visual surroundings in Lahore, they became the constituent parts of मैं इस टेक्निक में प्राइड नहीं लेता कि ये बहुत मुश्किल काम है या मुश्किल काम नहीं है। असल जो बात मेरे लिए इसमें जो काम आई वो ये एक फ्रेमवर्क या ये कंसेप्चुअल या फॉर्मल डिवाइस कि जिसके ज़रिए मैं बात ये कह सका, वो बात कहना ज़रूरी थी और फिर ये एक बुनियाद बन गई। और बेशुमार कामों की बहुत सारे काम जो इसके बाद आए जहाँ पे मैं इसी किस्म की और बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हमारे इर्द गिर्द और हमारे अंदर पाई जाती हैं उनको मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। सो ये इमेजेस हैं एक स्लॉटर हाउस के लाहौर में, और उसको आप ये देख रहे हैं कि मिलके एक ओरिएंटल रग कारपेट की शक्ल बनाते हैं। तो ये दो जो एक्सट्रीम्स हैं कि जो मैक्रो इमेज है ओरिएंटल रग का और जिससे वो मिलके बन रहा है, शायद नैरेटिव जो है और जो बात हो रही है वो उन दोनों के दरमियान में लाया करती है। और इस तरह की बहुत सारी नैरो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो जिन स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि ईस्ट के बारे में या इस खत्ते के बारे में मुख्तलिफ अदवार में रही हैं। एक और अपना काम दिखा रहा हूँ 2006 से, जिसके अंदर आपको नज़र ये आता है कि एक सीस्केप है और जो कि जिसके बिल्कुल पास आप करीब जाके जब देखते हैं तो यू रियलाइज़ कि ये सीस्केप नहीं है, ये लाहौर की एक लैंडफिल साइट ये लाहौर की एक लैंडफिल साइट के हज़ारों इमेजेस हैं जो कि सारा हम कंज्यूम करते हैं और जो ट्रैश इकट्ठा होता है लाहौर का जहाँ पे जाके डंप होता है, तो वो सारे इमेजेस जो हैं ट्रैश के, और उसके साथ साथ उसी मैट्रिक्स है जो गार्बेज की, उसके विदन सेलिंग शिप्स की जो पेंटिंग्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं पिछले 400 सालों से, वो भी उसके अंदर इंटीग्रेटेड हैं। और जैसे कि आप इस वीडियो में अब देखेंगे, you can see the transition from the close-up image to the macro image, और इस काम का टाइटल है ऑफशोर अकाउंट्स। I am not referring to recent political news, but ऑफशोर अकाउंट्स इस हवाले से कि किस तरह से ये जो 3 चैप्टर हैं इस कहानी के कि कंज्यूमरिज्म और जो एक एक्सप्लोरेशन है वॉयजेस के नाम पे जो कि सेलिंग शिप से शुरू हुई और दुनिया कॉलोनाइज हुई, एंड देन कम्स द कंज्यूमरिज्म एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो ये 3 कहानी, एक ही कहानी की 3 चैप्टर्स हैं, शायद उस ऑर्डर में नहीं है। और अगेन पिछले काम की तरह इसके अंदर भी जो उसकी एक्सट्रीम है माइक्रो और मैक्रो की, बड़े और छोटे इमेज की, उसके दरमियान में कहीं नैरेटिव लाया करता है। एक और आप लोकेशन देख रहे हैं, लाहौर से कॉलोनियल सेटिंग है और लगता है ऐसा है कि ये कोई पोस्ट कार्ड है फ्रोज़न इन टाइम, लेकिन अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो ये इमेजेस हैं बहुत सारे, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस ऑफ द सेम साइट टेकन इन फॉर 24 आवर्स कंटिन्यूसली, और वो भी अपनी बिगिनिंग और मिडल्स और एंडिंग्स को इग्नोर करके वो इकट्ठे ऐसे होते हैं कि वो अपने ही आप तस्वीर को बनाते हैं अपने आप से। तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज खुलती गई कि सिर्फ पेंटिंग जो है वो रंगों से, ऑयल पेंट से, कैनवस से नहीं, स्काइज इज़ द लिमिट, आर्ट कैन बी एनीथिंग। अगर आपका ताल्लुक ग्लोबल साउथ से है, तरक्की पजीर मुल्कों से है जो कॉलोनाइज थे पास्ट में, आपका फ्यूचर अपने माजी के रोमांस में रिफ्यूज ढूंढने में नहीं है। आपका फ्यूचर
जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको तकलीद, ब्लाइंड तकलीद में भी नहीं है, अनलेस इट्स साइंस और टेक्नोलॉजी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन आप अपने लिए किसी किस्म की कमतरी रखे बगैर अपने लिए नई ट्रैजेक्टरी और नई लेगेसी बना सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। आइए अपने लिए नई लेगेसीज बनाएं, जियो तो ऐसे। What a fascinating talk. I really enjoyed looking at this. This is incredible. मैं वहाँ बैठा राशिद गूगल कर रहा था, इतने अच्छे अच्छे आपके आर्ट के नमूने, आपके फन पारे कि कोई ये ख़रीद के अपने घर रखूँ। गूगल किया तो पता चला ये मेरी पहुँच से तो बहुत दूर है। आपका आर्ट बहुत महंगा है। मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे घर में किसी ने इंटरनेट पे लिखा किसी ने इंटरनेट पे लिखा हुआ था कि राशिद राना का आर्ट सादकैन के आर्ट से 4 गुना महंगा है। ये बात दुरुस्त है राशिद? जी दुरुस्त है, लेकिन शायद पैसा मेयार नहीं है हर चीज़ का। दो इट फील्स गुड एनी काइंड ऑफ सक्सेस, बिकॉज ये एक और तरह की डेमोक्रेसी है कि बहुत सारे लोग, नॉट चंद ओपिनियन मेकर नहीं, बहुत सारे लोग अगर आपके काम में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये मोमेंटरी होता है। ये वाली सक्सेस का जो और चंद मौके आए मेरे करियर में, शायद वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। Excellent. Well, I hope that you continue to inspire us to do more, be more and achieve more. Thank you so much for coming on. Thank you. जब भी पाकिस्तान की मईशत की बात की जाती है या किसी माशी या माशरती मसले की बात की जाती है तो उसके साथ हमेशा कुछ एदाद शुमार पेश किए जाते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का तनासुब इतना बढ़ गया या वोटों का तनासुब इतना कम हो गया। आखिर ये अदाद शुमार आते कहाँ से हैं और क्या ये मुस्तनद हैं? इन अदाद शुमार की बुनियाद पे कई हुकूमती पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, कई फलाही प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। अगर इनमें गलती हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये अदाद शुमार पाकिस्तान में एक इदारे गैलप ने इकट्ठे करने शुरू किए और इसके बानी डॉक्टर इजाज़ शफी गिलानी MIT से PhD कर पाकिस्तान आए और किसी बड़ी कंपनी की मुलाजमत करने की बजाय अपनी तमाम ज़िंदगी यही मुस्तनद इदाद शुमार इकट्ठे करने में गुजारी और हम इन्हें देख कर कहते हैं जियो तो ऐसे। मैं आज आपसे एक सवाल से ही क्यों नई गुफ्तगू शुरू करूं, और वो सवाल ये है कि क्या ज़र्रे से पहाड़ बन सकता है? बल्कि मैं इसीलिए अपने साथ कुछ ले भी आया था कि क्या ज़र्रों से पहाड़ बन सकता है या नहीं। और अगर मैं आपसे बुलंद आवाज़ में सलाम का जवाब देने का कहूँ तो उसकी गूंज हो सकती है अस्सलामु अलैकुम। और अगर मुल्क भर में 1 करोड़ अल्फाज इस सलाम का इस तरह से जवाब दें तो वो गूंज कैसी होगी। अगर सोचा जाए तो रायामा की ये साइंस और गैलप पाकिस्तान इसी तरह का काम करता है। हम पहाड़ों से साइंसी तौर पे चुन के उनके ज़र्रे लाते हैं और इनके तज्ज़िये से उन पहाड़ों की खुसूसियात बताते हैं। जो गूंज हमें चीदा अफराद से, अगर वो साइंसी तौर पे चुने हुए हों, मिले, उस गूंज को पूरे मुल्क की गूंज से ताबीर करते हैं। ज़र्रों को इस तरह से चुनना और उससे पहाड़ की खुसूसियात बताना, ये एक ऐसा काम था जो मैंने तालिब इल्म के तौर पे दरसी किताब में पढ़ा था, अच्छे इदारे से पढ़ा था, साइंस और टेक्नोलॉजी की एक मारूफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। लेकिन वहाँ से आगे बढ़कर इसे करना इस बड़े मुल्क में, ये कैसे किया जाए, इस सब के लिए एक बहुत अच्छी टीम तो ज़रूर मिल गई और साल भर लगा कि ये तजुर्बा कामयाब हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरे मुल्क से ये एक तस्वीर खिंच गई। लेकिन फिर
10 साल लगे उसकी नौक पलक संवारने में। 1980 से 1990 तक का ये दौर था। अगले 10 साल में फिर इस इल्मी मशगले को एक कारोबारी इदारा कैसे बनाया जाए, उसमें भी 10 साल लगे। लेकिन उसके बाद के 20 साल, इस 40 साल की कहानी में वो हैं कि फिर उन चीज़ों ने अपना फल देना शुरू किया। इस मुल्क में न सिर्फ गैलप पाकिस्तान बल्कि एक खासी बड़ी इंडस्ट्री कायम हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 सालों में गैलप इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से हमें दुनिया भर में भी इसका एक मकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। मैं अगर मुआविन चीज़ों के बारे में सोचूं तो उसमें एक बहुत अहम चीज़ ये थी कि मैं ख़ुद एक औसत पाकिस्तानी था जो MIT से भी वाकिफ़ हो, इस्लामिया हाई स्कूल से भी वाकिफ़ हो, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से भी वाकिफ़ हो, कराची के पुरतलातुम तालिब इल्मों से भी वाकिफ़ हो। ये औसत पाकिस्तानी के जो देश देश घूमने से, उसके तमाम तबक़ात से, उसकी सोच से ज़ाती तौर पे वाकिफ़ था, ये वो सबसे मुफीद चीज़ थी जो शायद इस काम को करने में आसान हुई। रुकावटें क्या थीं? पहली रुकावट ये थी कि लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान एक पसमानदा और गरीब मुल्क है, मुस्तक़बिल तलाश करना है तो कहीं और तलाश करें। ये वो रुकावटें हैं जो आपको आगे देखने नहीं देती। और ये इसके बावजूद है कि हर रात में एक दिन बुरोया हुआ है, ये हमें कुरान पाक ने बताया है। हर स्याही के साथ एक रोशनी है। बहुत से दोस्त जो ये कहते थे कि ये पाकिस्तान के लिए अभी वक्त नहीं आया इस तरह के काम करने का जो आप सोचते हैं, 40 साल इंतज़ार करें। अगर 40 साल इंतज़ार किया होता तो वो सफ़र आज शुरू होता। ग़ालिबन इस बात की बहुत ज़रूरत है कि मुल्क में मालूमात जमा हो और जमा भी आज़ाद तरीक़े से हो और उनके बारे में लोगों को सकाहत भी हो, वो उसमें यकीन भी रखें। तो इन 40 सालों में शायद कोई 100 मौज़ूआत ऐसे होंगे कि जिस पर हमने तहकीक की होगी। शायद कोई 1000 या उससे ज़ायद रिपोर्टें तैयार हुई होगी। कोई हमें कहता है कि रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में राय बता दें, कोई कहता है सेहत या तालीम के बारे में राय मालूम कर लें, कोई ये कहता है कि उसके सारिफ उसके बारे में क्या सोचते हैं। हुकूमतें ये चाहती हैं कि मालूम हो कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन ये सब अज्जा हैं। हर जुज़ ये चाहता है कि बताया जाए कि उसकी खूबियाँ क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। लेकिन ये सब तो अज्जा के हैं। उन अज्जा पर मुश्तमिल ये पाकिस्तान है। इसलिए अगर मैं उस सवाल को न भूलूँ जो मुझसे 1980 में किया गया कि पाकिस्तान के क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, इसके क्या अंदेशे हैं, इसके क्या इम्कानात हैं। इन 40 साल ने मुझे ये सिखाया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबी उसका एक मजबूत माशरा है, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बदकिस्मती से उसकी रियासत है। पाकिस्तान में 92% 92% माशरा बराह रास्त इक़्तिसादी हरकत करता है। सिर्फ 8% वो है कि जो हुकूमत के ज़रिए से होती है। हम बाज़ औक़ात उस 8% के गम में इस 92% पर तवज्जो नहीं देते। बुनियादी तौर पर एक मुआशरती तहज़ीब है, ये रियासती तहज़ीब नहीं है। हम बहुत से अशराफ और अलीट्स के इस वहम में हैं कि हम रियासती तहज़ीबों की नक़ल कर लें, हालांकि हमारा मुस्तक़बिल रियासती तहज़ीब में नहीं बल्कि मुआशरती तहज़ीब में है। और पाकिस्तान को अपने मुस्तक़बिल की तदबीर इसी हकीकत के मुताबिक करनी चाहिए कि वो अपने मुआशरे को मजबूत करे, उसके इदारों के बारे में सोचे। कुल को समझने के लिए, जैसे पाकिस्तान को समझने के लिए, जुज़ हर ज़र्रा इस पाकिस्तान का, बच्चा और बच्ची, मर्द और ख़ातून, उसको समझने की ज़रूरत है। अपने जैसे यक रंग अशराफ के झुरमट में जो आपकी प्रोफेशनल एलीट है, मोहल्ले और मस्जिद के रंगारंग बासियों से अपने आप को अजनबी न कर दें। ये मुआशरे की इंक्लूसिविटी ही है जो आपको कुछ
करने का हौसला और कुछ करने का मौका देगा। अंग्रेज़ी आपको उर्दू से ना आशना न कर दे, कोट और पतलून आपको चादर और टोपी से महरूम न कर दे। सर्वे करना आसान है, लेकिन ये सब करना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में इस तरह के मुझ जैसे औसत लाखों और करोड़ों मौजूद हैं, और इसीलिए मेरे ख़्याल में इस मुल्क का मुआशरा, इस मुल्क की रियासत, ये मुल्क पूरे का पूरा, इसका मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। माशाल्लाह sir. I could have listened to this for another hour. Sir, in your 40 years in Pakistan, you've done more than enough for this country. बल्कि शायद more से भी ज़्यादा। मैं आपसे पूछना ये चाहता था, 40 साल में कोई एक ऐसा फैक्ट, कोई फैक्टॉइड, कोई इदादो शुमार ऐसे शेयर करें जो नाकाबिल यकीन भी हों, लोगों के लिए हैरान कुन भी हों और यूज़फुल भी हों। इन 40 सालों में 40 लाख घरानों में गए हैं। वाह। हर शहरी अपनी राय देना चाहता है। पढ़े लिखों का ख्याल होता है कि अनपढ़ जाहिल हैं। वो अनपढ़ ज़रूर हो सकते हैं, हिकमत में किसी से पीछे नहीं होते। ये आपके सवाल का बिल्कुल वो जवाब तो नहीं दे सका जो आप चाहते थे, लेकिन आपने मुझसे 40 लाख और 40 लाख पे कोई एक जवाब देने को कहा, तो वो यही जवाब है। एजाज शफी गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ लाए। आज का शो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है दिस शो हैज़ इंस्पायर्ड यू टू डू मोर, बी मोर एंड अचीव मोर, बल्कि मोर से भी ज़्यादा। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे।